नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और कई महत्वपूर्ण खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के पाप बीजेपी ने किए साफ। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी हरियाणा पहुंचे और महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा जयराम दास की तपोभूमि गांव पाली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। और वहीं प्रत्याशियों के साथ बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी बोले, मैं गुरुग्राम के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल का कालखंड इस देश में एक बड़ी क्रांति का समय होने वाला है। आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। ये भी कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब ना दिल्ली दूर और ना ही चंडीगढ़ दूर है। यह भी कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात का भुक्तभोगी तो हरियाणा का किसान भी रहा। यहां कांग्रेस ने किसानों के लिए सिंचाई के पानी तक का भी इंतजाम नहीं किया। हम नहरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। चलिए, तो 2024 का जो रण है, दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री हरियाणा में जिस तरीके से वो तमाम अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर बात हो। हालांकि ये बात अलग है कि किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा इस बीच चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान, वो आपको सुनाते हैं। कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? बढ़ते आगे और बात करते हैं मोहब्बत का असर, बीजेपी बेअसर। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर क्या राय है। पीएम मोदी ने 30 सेकंड सोचा और कहते हैं कि क्या सबको गरीब कर दूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। अभी मैं केवल उम्मीदवार हूं, लेकिन जनता की मोहब्बत का असर देखिए कि 10 दिन के मेरे प्रचार का नतीजा ये है कि आदरणीय पीएम जो 10 साल से दिल्ली में रहते हैं, उन्हें यमुना पार करने में 10 साल लगे हैं। हम अभी केवल प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर आए हैं। आप इंडी गठबंधन का समर्थन करें। हम पूरी की पूरी सरकार को यमुना पर लेकर आएंगे। चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश में तानाशाही के खिलाफ, और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग। आप बताइए, 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के। माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं। लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं। अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का।
और इसी खबर पर अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, एक बार फिर से जो इस चुनावी जनसभा से संबोधित किया गया, अगर देखा जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली को लगातार साधने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया कुमार और वर्सेस देखा जाए मनोज तिवारी, यहां कांटे की टक्कर और दिल्ली के सीएम भी लगातार अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आए। जमीनी अगर हकीकत की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का अब घमासान जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कन्हैया कुमार ने भी सीधा निशाना साधा और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। और मोहब्बत का असर, बीजेपी बेअसर, इस बात का जिक्र क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी 400 पार का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने के बेहद नजदीक बता रही है कि जीत का लक्ष्य जो आंकड़ा है वो उसके बेहद करीब पहुंचे हैं। और लगातार जो विपक्षी अलायंस है वो भी फिलहाल जीत का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2 चरणों का जो घमासान है, 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 6वें और 7वें चरण को लेकर जो सियासी घमासान है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और चुनावी जनसभाओं में मंचों से अपनी अपनी जीत का दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन किसको कितनी टक्कर देगा, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच। तो दोबारा से संपर्क करते हैं, संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली का जिक्र किया जाए तो चुनावी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चलते ऐसा आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में एक बार सियासी पारा गर्म है, उसके लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी ने आज कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार अभियान जब तेज किया और जब चुनावी प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त होना था, उससे पहले राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के लिए जनसभा की और जनसभा में उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर मोहब्बत की दुकान का असर दिख रहा है। उस तरह से बीजेपी का जो प्रचार है वो बेअसर दिख रहा है। बीजेपी का जो वहां पर असर है बिल्कुल बेअसर हो गया है। तो इसी तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके चलिए, अखिलेश से संपर्क टूट गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चुनावी मंचों से जीत का दमखम भरते हुए राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आक्रामक नजर आए कन्हैया कुमार। चलिए और आगे बात करते हैं अनुप्रिया का वार राजा को नागवार। दरअसल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजा वाले बयान के बाद अनुप्रिया पटेल और राजा भैया में तल्खी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी ने सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है और प्रतापगढ़ में पटेल मतदाताओं को एकजुट करने की जो खींचतान है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला कर चुकी हैं और अब चर्चा है कि राजा भैया उनके खिलाफ मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी जो सरगर्मी है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।
तो फिलहाल अब यहाँ पर जो जुबानी जंग है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की गई। फिलहाल वो कोशिशें जो हैं नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक तरीके से ये कहा जाए समर्थन, तो अब जो चुनावी और ये सियासी लड़ाई है वो और भी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। और अनुप्रिया का ये बयान जो लगातार जुबानी हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो इस खींचतान के बीच जो चुनावी राह है वो किसकी आसान होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। अनुप्रिया पटेल का जो ये जुबानी हमला निकलकर सामने आ रहा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि अब 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है, और किस ओर ये फायदा जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी कोशिशें की गई। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं राजा भैया और अनुप्रिया पटेल की इस जुबानी जंग की, तो कहीं ना कहीं जुबानी जंग में बहुत सी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने जिन जिलों में अब तक जो है तैयारियां की थी उसको लेकर के लगातार राजा भैया जो है वो बात करते नजर आए। लेकिन अगर कुछ चीजों की अगर हम बात करते हैं तो अपना दल एस जो है, जो कि जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल है, वहां पर बहुत सी चीजें देखने में। मिर्जापुर की अगर हम बात करते हैं तो मिर्जापुर में जो पटेल वोट बैंक है वो ठीक वहां पे वोट बैंक है। इसके साथ ही साथ में कई जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो लगातार इस मिर्जापुर सीट हो या फिर जौनपुर हो, या कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पटेल वोट बैंक जो वो है वो ठीक ठाक देखा गया है। 2014 के चुनाव में भी अधिक से अधिक वोटों बैंक को देखा गया था, जहां पर लगभग 4 लाख से जो है 4 लाख से अधिक वोटों से जो है अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की थी। तो इस तरीके से अगर यहाँ के समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का जो अपना पटेल वोट बैंक है वो पूरी तरीके से लगभग जो है 4 लाख से अधिक वोट बैंक जो है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब जुबानी जंग है वो बिल्कुल अब जो धरातल पे बिल्कुल राजा भैया की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कोशिशें होती हुई नजर आएंगी इस खींचतान के बीच? संदीप, चलिए फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये पटेल मतदाताओं को लेकर जो एक खींचतान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये देखना होगा कि आखिर ये जो एक वोट बैंक के लिहाज से ही जुबानी जंग जारी है और चुनावी राह कैसे आसान बनेगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं आरोपों का ठीकरा इंडिया गठबंधन पर हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि यूपी में जो गठबंधन है उसे नकार दिया है, अब इंडिया गठबंधन हार मानकर हथियार को डाल दिया गया है। इनके द्वारा हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता, ये देश संविधान से चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने कोर्ट के निर्णय की अवमानना की है और बंगाल में जो रोहिंग्या है और बांग्लादेशियों को आरक्षण दिया गया जो संविधान के खिलाफ था। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 40 साल तक ओबीसी कमीशन को मान्यता नहीं दी, आज वो ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं। 2010 से 2014 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उस सबको रद्द कर दिया है, लेकिन उनकी उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस हाई कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया दी है।
वो आपके सामने है। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियां को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हूं। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद संदीप मिश्रा ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, ऐसे माहौल में ओबीसी और धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र क्यों? देखिए सोनी, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जब लखनऊ मुख्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन मुंगेरी दाल के सपने देख रहा है, बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर लगातार तंज कसते हुए उन्होंने कहा है, सीएम भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि हमेशा कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है और कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में ओबीसी, एससी और आरक्षण मुस्लिम को दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं धर्म और आधार को कांग्रेस मुस्लिम में आरक्षण दे रही है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन की हार हो चुकी है। जनता इनके फरेबी गठबंधन को सफल नहीं मान रही है। इसके साथ साथ जनता और मोदी योगी के मुहिम पर लगातार वोट कर रही है और 4 जून को 4,400 सीटों के साथ में मोदी सरकार जो है वो बनती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पे जिस तरीके से आज भजनलाल शर्मा लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ मुख्यालय में पहुंच करके साफ तौर पे तंज कसते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूरी तरीके से आरोपों का जो ठीकरा है वो भजनलाल शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर डालते हुए नजर आए। और ऐसे समय में जब ये चुनावी माहौल यानी कि 2 चरण बाकी रह गए हैं, ऐसे में धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि वोट बैंक को बांटने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करते हैं, शहजादे साथ साथ देंगे शय और मात। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा की और अखिलेश ने सपा प्रत्याशी एसपी सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। जेआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने जनता को धोखा दिया, जबरदस्ती कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई और इस वैक्सीन से जान को खतरा पैदा हो गया। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हुए तब से डबल इंजन टकरा रहे हैं, ये जीरो होने जा रहे हैं। बीजेपी का यूपी की 80 की 80 सीटों पर सफाया हो रहा है। ये दिल्ली वाले कहते हैं शहजादे शहजादे, ये शहजादे शय भी देंगे और मात भी देंगे। इन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसी की भी आय दोगुनी नहीं हुई। महंगाई बढ़ती जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव घेरते हुए नजर आए। चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है और हमारे लोगों ने अखबारों में और कई जगह पढ़ा होगा कि इधर क्लाइमेट चेंज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। महफूज हसन इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। महफूज, देखा जाए वार और पलटवार का दौर, यानी कि जीत का दमखम विपक्षी अलायंस भी करता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जी आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद में देखा जाए तो चुनावी समर आज शाम को 6 बजे के बाद से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। लेकिन अगर जीत हार की बात देखा जाए, अगर रणनीति देखी जाए, तो जिस तरह से प्रतापगढ़ में
भाजपा से संगम लाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बसपा से प्रथमेश चुनाव लड़ रहे हैं और पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीनों लोगों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी तक चुनावी समीकरण चल रहा था, इस पे पूरी तरह से जब से राजा भैया के समर्थकों ने एसपी सिंह पटेल का समर्थन किया है, उसके बाद से पूरी की पूरी गणित यहाँ उलट के रह गई है। भले ही यहाँ पे पीएम मोदी की रैली लगी रही हो या अमित शाह जी की रैली, आज भी अमित शाह की रैली थी और कल जो है बीते एक दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी रैलियां करके गए, लेकिन आज जब कल से जब जो है गोपाल जी और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने समर्थन दे दिया, उनके समर्थकों ने जिस तरह से खुलेआम 20,000 की भीड़ लेके यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंच गए और जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, इससे पूरा का पूरा प्रतापगढ़ का चुनाव ही बदल के रख गया है। जी, हालांकि कई तरीके की कयासबाजी लगाई जा रही थी, लेकिन उन कयासबाजियों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रतापगढ़ की जो राजनीति है वो राजघरानों के इर्द गिर्द यानी कि राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। बढ़ते आगे और बात करते हैं भीतर घात की बात। जयंत का जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जयंत सिन्हा को हजारीबाग लोकसभा सीट पर मनीष जायसवाल को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेने और इस तरह पार्टी की छवि को खराब करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत हजारीबाग से मौजूदा सांसद भी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा ने बीजेपी के झारखंड महासचिव आदित्य साहू के पत्र का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण विदेश होने की वजह से उन्होंने डाक मतपत्र प्रक्रिया जो है इसके जरिए मतदान किया। अगर पार्टी चाहती कि मैं किसी भी चुनावी गतिविधियों में भाग लूं तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते थे। हालांकि 2 मार्च को मेरी घोषणा के बाद झारखंड में से एक भी वरिष्ठ पार्टी का जो पदाधिकारी है या सांसद विधायक मेरे पास नहीं पहुंचे। मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इसके साथ ही मुझे किसी भी रैली या संगठनात्मक बैठकों के लिए भी न्योता नहीं दिया गया। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जयंत का जो जवाब और भीतर घात की बात निकलकर सामने आ रही है और तमाम ऐसी बैठक या मीटिंग में न्योता ना देने की बात निकलकर सामने आ रही है प्रवेश, तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए, झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने पार्टी की ओर से जो कारण बताया और नोटिस दिया था उसका जवाब दिया है। और वो जवाब मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर 2 पन्नों का जो है एक चिट्ठा उन्होंने शेयर किया है, जिसमें सीधे तौर पर पार्टी का जवाब देते हुए चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार न करने और वोट न करने के सवाल की बात कही थी, जिसको लेकर उन्होंने जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि उल्टा उन्होंने पार्टी को ही फंसा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद है। चुनाव न करने के सवाल पर सीधे तौर पर वो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पहले से सक्रिय हो गया था और उसके बाद दूर रहने का निर्णय जो था उनको जेपी नड्डा के अध्यक्षता में दिया गया था और वो ये पहले भी उनको बता दिया गया था। कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी ऐसे समय में इस तरीके की बात निकलकर सामने आई है। प्रवेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये नोटिस थमा दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।